जय हिंद दोस्तों। इंडिया और रशिया ने अभी एक हिस्टोरिक लैंडमार्क को अचीव किया है, जहां पर उन्होंने एक 2030 में टारगेट रखा था $50 बिलियन ट्रेड का, वो उन्होंने 2023 में ही अचीव कर लिया है। इतने सारे वेस्टर्न सैंक्शन होने के बाद भी ये इंडिया और रशिया का ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है। ये चीज बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट करता है इंडिया और रशिया की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को। इतने सारे वेस्टर्न सैंक्शन लगे होने के बाद भी इंडिया और रशिया के रिलेशन उतने ही स्टेबल हैं। तो फिर क्या कारण है इतनी स्टेबिलिटी का, और कैसे रशिया ने हमें कई बार फॉरेन सैंक्शन से बचाया है, और 6 बार कैसे रशिया ने इंडिया के लिए वीटो पावर को यूज किया है। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं इंडिया एंड रशिया के फ्रेंडशिप की, और कैसे रशिया है वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया। India and Russia are known for their extensive engagement on the defense front. 125 करोड़ भारतीयों को अगर कोई पूछेगा कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो हर हिंदुस्तानी बच्चा बोलता है कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। Вот наши друзья в Индии и премьер-министр, большой друг России. अगर हम 1950 से पहले की बात करें, जब यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया एंड यूएसएसआर के रिलेशन इतने स्टेबल नहीं थे। यही 1990 और 1920 में यूएसएसआर ने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट कैलमिक। और उस प्रोजेक्ट में देखें तो यूएसएसआर अटैक करना चाहता था इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे, और उनका मेन एम था ब्रिटिश इंडिया के रेन को डिस्टेबलाइज करना। पर यह उनका अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि कुछ अपराइजिंग हो गई थी यूएसएसआर के ट्रांस साइबेरियन रीजन में, और इस अपराइजिंग के कारण यह अटैक उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। पर जैसे 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम पे यूएसएसआर के लीडर थे स्टालिन। स्टालिन की सोच भी इंडिया के प्रति इतनी पॉजिटिव नहीं थी। उन्होंने कोट एंड कोट इंडिया को रनिंग डॉग ऑफ इंपीरियलिज्म भी कहा था, और उन्होंने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को भी एजेंट ऑफ काउंटर रेजोल्यूशन फोर्सेस। तो स्टालिन की सोच इतनी पॉजिटिव नहीं थी। पर उसके बाद फिर होता है डीस्टालिनाइजेशन ऑफ इंडिया यूएसएसआर रिलेशन, और दोनों के बीच रिश्ते फिर से मजबूत होने लगते हैं। 1950 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू विजिट करते हैं यूएसएसआर को, और वहां से इंडिया और यूएसएसआर के डिप्लोमेटिक टाई में स्ट्रेंथ प्रोवाइड होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद से हम ये देखते हैं कि इंडिया और यूएसएसआर बीच के रिलेशन में फिर से पॉजिटिविटी आती है। बेसिकली 1950s के टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही थी, जिसमें एक तरफ की साइड पे थे यूएसए और दूसरी तरफ साइड पे था यूएसएसआर, जो कि मेजर सुपर पावर थी उस टाइम की, और उनकी आपस में एक वॉर चल रही थी। बेसिकली इसमें कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है जहां पर जो दो पावर्स हैं वो एक दूसरे के सामने वॉर में तो होते हैं, पर दोनों के बीच कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में फाइट चल रही थी, और उस पॉइंट पे इंडिया ने नॉन अलाइंग पॉलिसी को डिसाइड किया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू की एक पॉलिसी थी, जिसमें ना ही हम वेस्टर्न पावर की साइड जा रहे थे और ना ही हम ईस्टर्न ब्लॉक को सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया के इस अटेम्प्ट ने यूएसएसआर ने एक पॉजिटिव साइड की तरह देखा, और उसको एज अ जेस्चर लिया कि हम यूएसए को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पर वहीं पे हम देखें तो यूएसए ने इसको एज अ नेगेटिव साइड लिया, और उन्होंने फिर बाद में इसका बदला निकालने के लिए 1962 इंडो चाइना या 1965 वॉर या 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में हमेशा ही इंडिया के राइवल्स को सपोर्ट किया। जैसे इंडिया ने एक नॉन अलाइंग पॉलिसी का इस्तेमाल किया था, वैसे ही यूएसएसआर ने भी 1962 इंडो चाइना वॉर में भी नॉन अलाइंग रहने का डिसाइड किया, और उन्होंने ना ही इंडिया को सपोर्ट किया और ना ही चाइना को सपोर्ट किया, जो कि एज अ वेलकम स्टेप लिया गया था इंडिया की तरफ से। और फिर आता है 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इस वॉर में यूएसएसआर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज था, क्योंकि अगर उस टाइम पे यूएसएसआर हमारी मदद करने नहीं आता तो मे बी उस वॉर में हम हार सकते थे। बेसिकली हुआ क्या था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था यूएसए, और यूएसए ने अपनी बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवल फ्लीट को भी भेज रखा था, जिससे कि उस तरफ से वो इंडिया को अटैक करेगी।
पर उसी के रिस्पॉन्स ने यूएसएसआर ने भी इंडिया की मदद की और अपनी नेवल फ्लीट को डिप्लॉय किया और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप प्रूवफुल हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश भी लिबरेट हुआ। बेसिकली उस वॉर से पहले इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच एक पीस ट्रीटी भी साइन हुई थी, जिसमें यह लिखा था कि किसी भी कंट्री पर अटैक मतलब दूसरी कंट्री पर अटैक माना जाएगा। और उस ट्रीटी के बाद हमने ये देखा कि इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन में और भी स्ट्रेंथ आई। ऐसा नहीं है कि यूएसएसआर ने हमें सिर्फ डिफेंस के हिसाब से ही मदद की हो। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस में भी, एज रशिया एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उनके पास एक वीटो पावर है। जो भी यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो कि हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके, इन सभी 5 परमानेंट मेंबर को एक वीटो पावर दे रखी है। वीटो का मतलब होता है आई फॉरबिड, मतलब इन 5 में से कोई सी भी कंट्री एक रेजोल्यूशन को कैंसिल कर सकती है और वो रेजोल्यूशन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोलैप्स कर जाएगा। इस वीटो पावर की हेल्प से यूएसएसआर ने इंडिया की 6 बार हेल्प की है। अगर हम पहले वीटो की बात करें तो पहला वीटो यूज किया था उन्होंने 1957 में, जब पाकिस्तान, यूएसए और भी कंट्री कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करना चाहते थे और इंडिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं चाहता था कि कश्मीर का इशू यूएन तक पहुंचे, क्योंकि अगर वो इशू यूएन तक पहुंच जाता तो बात ये भी हो रही थी कि यूएन की आर्मी भी कश्मीर में डिप्लॉय हो सकती है और फिर वहां से कश्मीर एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता। इसीलिए यूएसएसआर ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस रेजोल्यूशन में इंडिया की हेल्प की और उस रेजोल्यूशन को उसी टाइम पे वीटो कर दिया गया, जहां पर कश्मीर को इंटरनेशनलाइज होने से बचाया जा सका। दूसरा वीटो यूज किया गया था 1961 में, जब गोवा और दमन एंड दीव की इंडिपेंडेंस उस वीटो के बाद से और भी पॉसिबल हो गई। बेसिकली पोर्तुगीज वो थे जो इंडिया में फर्स्ट आए थे इंडिया को कॉलोनाइज करने, और वो लास्ट में गए थे गोवा को छोड़कर। बेसिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन विजय टू लिबरेट गोवा, दमन एंड दीव को इंडिया में वापस ऐड करने के लिए। और इस चीज के बाद हम ये देखते हैं कि पोर्तुगल यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन डालता है और जिसके हिसाब से इंडिया को अपनी आर्मी वहां से वापस ले लेनी चाहिए, और फिर से यूएसएसआर एक बार फिर से इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है और इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है गोवा को और दमन एंड दीव को वापस इंडिया में ऐड करने में। तो अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मे बी अगर यूएसएसआर वहां पर हमारे लिए वीटो नहीं यूज करता तो यूनाइटेड नेशन फिर से वहां सक्सेसफुल हो जाता और मे बी गोवा और दमन एंड दीव हमारा पार्ट नहीं बन पाते। तो इसमें भी एक यूएसएसआर का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। थर्ड वीटो भी 1962 में इस्तेमाल हुआ, जब कश्मीर का इशू फिर से इंटरनेशनलाइज होते होते बचा और यूएसएसआर ने फिर से वीटो लगा के इस रेजोल्यूशन को कैंसिल कर दिया और कश्मीर फिर से इंडिया तक ही सीमित रहा। और वीटो 4, 5 और 6 बेसिकली 1971 वॉर में यूज हुए, जब अमेरिका ने एक रेजोल्यूशन डाला जिसमें यह लिखा था कि इंडिया को सीज फायर कर लेना चाहिए और अपनी आर्मी बांग्लादेश बॉर्डर से वापस ले लेनी चाहिए। पर यूएसएसआर ने फिर से यहां वीटो यूज किया और इस वीटो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहा कि बांग्लादेश लिबरेट हो पाया, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर यूएसएसआर वीटो ना यूज करता तो बांग्लादेश में भी लिबरेट ना हो पाता। ये 6 वीटो क्लियरली डिपिक्ट करते हैं इंडिया और रशिया की फ्रूटफुल रिलेशन को। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन से इंडिया में पूछेंगे तो उसे अगर जियोपॉलिटिक्स की इतनी नॉलेज भी नहीं होगी तो वो यही बोलेगा कि रशिया ही हमारा मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो कई बार रशिया ने हमारी मदद की है, फिर वो चाहे यूएसएसआर बन के हो, फिर या तो 1990s में जब उनका कोलैप्स हुआ और रशिया बना। रशिया हमेशा से ही हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर रहा है और हमारी रिलेशन कई पिलर्स पर स्थापित है, फिर वो चाहे हो डिफेंस में रिलेशन, या हो स्पेस में, या फिर वो न्यूक्लियर एनर्जी में, और फिर या हो वो जियोपॉलिटिक्स में। स्पेस में भी हम ये देखते हैं कि रिसेंटली अगर हम देखें फ्यूचर में इंडिया अपना गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है और उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स बेसिकली हम देख रहे हैं रशिया के स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस में ले रहे हैं, और इसको रशिया ने एज अ वेलकम की तरह हम लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए अलाउ भी किया है। फिर चाहे वो अगर हम बात करें
इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च, जहां पर सारी कंट्रीज ने मना कर दिया था और यूएसएसआर ने हमें अलाउ किया था वो सैटेलाइट के लिए एक लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करके, जिसका नाम था लॉन्च कॉस्मोस 3M। स्पेस में ही नहीं, डिफेंस में भी इंडिया और रशिया की बहुत एक अच्छी रिलेशन है। फिर चाहे वो T-90 टैंक हो, S-400 हो या इंडिया और रशिया के बीच का जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस। इंडिया और रशिया के ट्रेड रिलेशंस भी धीमे धीमे इंप्रूव हो रहे हैं। रशिया एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का इंडिया के लिए। इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, और फिर वो चाहे देखे इतने सारे सैंक्शंस लगे होने के बाद भी। तो ये डिपिक्ट करता है कि कितनी स्ट्रेंथ है इंडिया और रशिया के रिलेशंस में। इस रशिया यूक्रेन वॉर में भी इंडिया का एक न्यूट्रल स्टांस रहा है और हमने फिर से एक नॉन अलाइंड पॉलिसी के साथ रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है, और इस तरीके से हम लोगों ने उनके साथ ऑयल भी खरीदा है और उनके साथ एक अच्छे रिलेशन मेंटेन भी किए हैं। स्टार्टिंग से ही हमने देखा कि कैसे इंडिया और यूएसएसआर या फिर इंडिया रशिया के रिलेशन अच्छे रहे हैं। फिर चाहे वो 18th सेंचुरी में कैथरीन द ग्रेट, लास्ट एम्प्रेस ऑफ यूएसएसआर हो, जिन्होंने भगवत गीता का रशियन ट्रांसलेशन करवाया हो, या फिर रशिया या यूएसएसआर की हमारी हेल्प, जो कि उन्होंने हमेशा से ही की है। इसीलिए अगर लोगों से भी पूछो तो उनका मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर में आंसर रशिया ही आएगा। मे बी नेक्स्ट ईयर व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग भी हो सकती है और पुतिन इंडिया भी आ सकते हैं। तो मैं यही होप करूंगा कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस हमेशा से ही स्ट्रेंथन रहे और लॉन्ग लिव इंडिया रशिया रिलेशन।